जुले। आज के हेल्थ प्रोग्राम में डॉक्टर नीना मल्होत्रा एम्स न्यू दिल्ली से प्रोफेसर है, तो हम स्टूडियो में मैडम को वेलकम करेंगे जुले के साथ। जुले मैम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नाशी। मैम, आपका यहाँ आने के लिए हम बहुत शुक्रगुजार है। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ जो आपने यहाँ पे देखे हैं केसेस हमारे लद्दाख के मरीज के बारे में, तो आपका कैसा अनुभव रहा मैम यहाँ पे? सबसे पहले मुझे शुक्रगुजार करना चाहिए जो मुझे यहाँ मौका मिला, अवसर मिला है यहाँ की महिलाओं को इस अस्पताल में आके उनको देखने का और उनकी सेवा करने का। इसके लिए मेरे पास बहुत ही एक ही बहुत धन्यवाद शब्द बहुत कम होगा। और यहाँ की जो महिलाएं हैं डेफिनेटली और महिलाओं की तरह बीमारियां उनमें जैसे विश्व भर में परेशानियां हैं उनसे मिलती जुलती हैं, पर यहाँ रहने के बाद मुझे लगा कि कुछ कुछ बीमारियां यहाँ खास हैं। लगभग प्रेग्नेंट पेशेंट्स या प्रसूति से रिलेटेड परेशानियां अलग थीं और जो गायनेकोलॉजी की प्रॉब्लम्स थी वो भी कुछ तरह से विभिन्न और अलग थी। सो जो 2 दिन ओपीडी में मैंने और 1 दिन ऑपरेशन थिएटर में मैंने बिताया है, मुझे लगा कि यहाँ की महिला काफी तरह से जागरूक है, अवेयर है और मुझे कहना चाहिए कि एम्पावर्ड वुमेन है, क्योंकि वो हेल्थ कॉन्शियस है। वो अपनी बीमारी और चिकित्सा की तरफ काफी ध्यान देती हैं। तो इस मामले में मुझे यहाँ की महिलाओं को प्रशंसनीय कहूंगी कि उनको कहना चाहिए कि वो अपनी बीमारी को पीछे ना छोड़ के पहले उनको ध्यान देती हैं और जल्दी आती हैं अस्पताल में। अगर हम दिल्ली या दिल्ली के आसपास जो रेफर मरीज आते हैं जो ज्यादातर हमारे पास बहुत लेट आते हैं, यहाँ की महिलाएं काफी जागरूक है। ये तो पहली चीज थी। जो बीमारी मैंने देखी, जो मुझे ओपीडीज में देखने को मिली, उसमें यहाँ की महिलाओं को काफी ज्यादा प्रतिशत महिलाओं को एक बीमारी जिसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं जी, उसका प्रभाव मुझे यहाँ की महिलाओं में काफी ज्यादा दिखा जी। उनकी जब बीमारी की परेशानियां मैंने सुनी, उनके अल्ट्रासाउंड पिक्चर्स जो देखे और जिनके हमने स्कैन भी किए, तो ये परिस्थिति जो परेशानी देखी वो मैंने यहाँ की महिलाओं में दिल्ली या हिल प्लेन्स के कंपैरिजन में ज्यादा देखी जी मैम। दूसरी गायनी की प्रॉब्लम जो मुझे काफी हद तक ज्यादा लगी या पेशेंट्स इंतजार कर रहे थे, वो थी बांझपन या इनफर्टिलिटी की जी मैम। और उसका भी कारण मुझे बहुत, अगर हम बारीकी से देखें और उसको ध्यान दें, तो ज्यादातर महिला वो थी जिनके हस्बैंड्स बॉर्डर पे पोस्टेड हैं, फौज में हैं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में हैं। तो उनके हस्बैंड्स का, उनके पुरुष उनके पास साल 2 साल में कुछ ही दिनों के लिए, चंद दिनों के लिए उनके पास आते हैं। तो ये लाजमी है कि निसंतानपन एक्चुअली इनफर्टिलिटी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ट्राई ही नहीं किया है। तो इसलिए पर महिला तो चिंतित है, उसका परिवार तो चिंतित है कि बच्चा नहीं हो रहा। तो इसके लिए उनको साइकोलॉजिकली बहुत सपोर्ट चाहिए जी। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स थी, जो प्रसूति में महिलाएं हैं, उनमें मैंने देखा काफी कॉम्प्लिकेटेड केसेस बहुत ज्यादा हैं यहाँ पर जी। और उसका भी रीजन बहुत ही ऑब्वियस है, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड प्लेस है जहाँ पर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है। और हम जानते हैं जब गर्भ माँ के पेट में जब शिशु या हम भ्रूण जिसे कहते हैं, उसको एक मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए जो एक अवल के थ्रू, अवल जो हम प्लासेंटा कहते हैं, उसके थ्रू उसको नरिशमेंट मिलता है जी। तो अगर हाई एल्टीट्यूड पे जब ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगी तो उस महिला के बच्चे को भी उसका अभाव रहेगा। तो इसलिए देखा मैंने जो माओ को प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जो ब्लड प्रेशर वाली तकलीफ, वो काफी ज्यादा है, जो यहाँ पे 33-34 वीक्स तक तो कैरी कर लेते हैं मैम। तो जैसे 34 वीक्स आ जाता है तो ज्यादातर महिलाओं को हमने जो देखा है उनमें जो पाँव में सूजन जैसे हो जाता है, तो वो उसी वजह से हो रहा है कि एल्टीट्यूड की वजह से ही उनमें सारा कुछ। देखिए उसमें एक तो ब्लड प्रेशर का होना, दूसरी पाँव में सूजन भी आना लाजमी है। तीसरी चीज है, ये बच्चे जो हैं जब प्रीक्लैम्सिया होता है तो जो प्लासेंटा उसकी बनावट भले ही अच्छी हो, पर उसका जो फंक्शनैलिटी कहते हैं, जिसमें फंक्शन करने का तरीका है, वो भी कमी की वजह से बच्चे की ग्रोथ कम होती है जी। तो ऐसे बच्चे वजन से भी कम आते हैं। जिस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं मैम, अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं तो IUGR करके हमारे यहाँ पे काफी बच्चे आते हैं।
जैसे अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पता चल जाता है कि इनको IUGR है, तो उनका प्रेगनेंसी में फिर प्रॉब्लम आ जाती है, फिर वो स्ट्रेस भी ले लेते हैं क्योंकि IUGR है कह के, तो बच्चे का ग्रोथ छोटा है। तो इस वजह इसके लिए क्या रीजन हो सकता है? मुझे लगता है इसका कारण भी ये हाई एल्टीट्यूड ही है, क्योंकि अगर हम खान पान देखें या महिला की बिल्ट देखें, जो भी शोध हुआ है, जो भी साइंस ने एक्सप्लोरेशन किया, उसमें पाया गया कि जो महिलाएं कमजोर होती हैं या उनका खान पान अच्छा नहीं था, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि महिला की हाइट, फिजिक अच्छी है, उसका नरिशमेंट और उसको न्यूट्रिशन भी अच्छा मिल रहा है प्रेगनेंसी में, बट क्योंकि जो ऑक्सीजन, जो मेन सप्लाई जो दे रही है, अगर वो कमजोर पड़ेगी तो बच्चा भी कमजोर होगा। और यही नहीं, मैंने देखा कि यहाँ पर सुविधाएं हैं, जब हम एक तरह से पहले 3 महीने पे अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हम यूट्राइन आर्टरीज, जो नसें होती हैं जो बच्चेदानी को खून सप्लाई करती हैं, उसमें हम ब्लड फ्लोस चेक करते हैं जी। तो मैंने 2 दिन में पाया कि जो उसका डॉपलर स्टडी है, वो 40% महिलाओं का वो डॉपलर बढ़त में दिखा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं संकेत कर रहा है कि आगे जाके, जो कि हमें संकेत देता है कि आगे जाने वाले 6 महीने में ऐसी महिलाओं को कोई ना कुछ रिस्क प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी में होंगी। तो ये 40% महिलाओं का होना बहुत ही ज्यादा नंबर समझिए। जी बिल्कुल, जो यहाँ का पॉपुलेशन है उस हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा है। तो और क्या आपने गायनी के रिलेटेड आपने जैसे केसेस बताए हैं, जैसे हमारे यहाँ पे फाइब्रॉइड जिसको कहते हैं वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? उसके लिए क्या आगे प्रिकॉशन लेना चाहिए? और यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा स्कैन करके आते हैं खुद, तो फिर उसमें या सिस्ट या फाइब्रॉइड करके आ जाते हैं, तो उसमें वो बड़े चिंतित में आ जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर एक चीज है, फाइब्रॉइड ग्रसोली हैं जो बच्चेदानी में रहती हैं, और उनमें से 40% फाइब्रॉइड्स ऐसे होंगे जो महिला को तंग नहीं करेंगे, उनसे बच्चा होने में या आगे चल के उनकी पेरीमेनोपॉजल एज में भी तंग नहीं करेंगे। पर यहाँ पर फाइब्रॉइड इसलिए, और अगर महिला को अगर कष्ट नहीं हो तो हमें पता ही ना लगे कि कितनी महिलाओं को फाइब्रॉइड्स हैं। जो मुझे यहाँ लगा, हर महिला सशक्त है, उसके पास रिसोर्सेज है, मीन्स है, पैसा है, वो खुद जाके अपने अल्ट्रासाउंड्स करा रही हैं। तो अगर कोई बीमारी ना हो या कोई समस्या ना हो उसमें आप जाएं तो आपको लाजमी है कि आप छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स भी पिक करेंगे, जो कि किसी और महिला जो लद्दाखी नहीं होगी उसमें भी उतने होंगे। तो शायद मुझे लगता है फाइब्रॉइड्स का पिकअप रेट, क्योंकि हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, हम ज्यादा पिक कर रहे हैं। पर यह भी है कि इन महिलाएं जिनका फाइब्रॉइड्स है, हर एक को ऑपरेशन की जरूरत नहीं है जी, इनको आवश्यकता नहीं है कि इनका बच्चेदानी निकाली जाए। तो पहली चीज यही है, बट उसके लिए महिलाओं को बहुत अच्छे से समझाना जरूरी है कि इस फाइब्रॉइड को, और या किसी भी चीज जो इनोसेंटली, जो बिल्कुल एक इनोसेंटली प्लेस्ड चीज है, उसके लिए परेशान ना हुए। एक चीज मुझे और लगी यहाँ पर कि क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स को मिले बिना भी बहुत लोग अपनी जांचें कराते हैं, और एक बार नहीं, 3 नहीं, 5-5, 6-6 बार, तो शायद ये जो टेंडेंसी होती है अपने को सेल्फ इन्वेस्टिगेट करने की, ये भी कई बार आपको मानसिक तनाव दे सकती है, क्योंकि बीमारी आपको कोई समस्या नहीं है, पर आप अगर स्कैन करेंगे तो एक छोटी सी सीडलिंग या एक बीज के साइज का फाइब्रॉइड भी आपके को मानसिक तनाव दे सकता है। तो इसलिए महिलाओं को इन सब चीजों से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। जी मैम, जैसे कि आप देख रहे हैं यंग एज की जो लड़कियां हैं जो हमारे पास आती हैं, तो इनका एक ही समस्या होता है कि वो पीसीओडी के शिकार ज्यादातर है। तो ये पीसीओडी का क्या कारण है लद्दाख में कि बहुत फैल रहा है आजकल? हर किसी के पास पीसीओडी का ये रिपोर्ट होता है, और हर कोई कहता है कि मेरा साइकिल जो है वो टाइम पे नहीं आता है, किसी को 2 महीने में नहीं आता है, तो साइकिल्स बड़ा इरेगुलर रहता है। तो उसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, पीसीओडी एक समस्या ऐसी है जो लद्दाख नहीं, वर्ल्ड ओवर सब जगह पहले के कंपैरिजन में बढ़ रही है, और उसका सीधा जो कोरिलेशन है या सीधा उसका जो हम उसका देखें, वो हमारा लाइफस्टाइल है। अगर हम 25 साल पहले का अपना रहन सहन, खान पान का तरीका देखें, आज के जैसा नहीं था। पहले हमारे पास फास्ट फूड और जंक फूड की इतने एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी नहीं थी। अब हर जगह पे फास्ट फूड है। दूसरा,
आज के युवा ज्यादातर कसरत करने में और एक्सरसाइज करने में बिलीव नहीं करते। सब लोग आजकल टेलीफोन और मोबाइल्स और व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं। तो अगर आपका शारीरिक एक्सरसाइज कम होगा, उसके विपरीत आप खान पान में उस तरह की रुचि रखेंगे जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो पीसीओडी डेवलप करेगा। अगर हम पीसीओडी ही नहीं देखें, डायबिटीज भी ज्यादा हो रही है, इसलिए क्योंकि ये सब लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीज है। तो ये बीमारी हमारी अपनी जनरेटेड है। एक होता है हमारी जेनेटिक टेंडेंसी है जी। और उसके ऊपर हम एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंसेस से उस बीमारी को बना रहे हैं। तो पीसीओडी बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस पे बेस्ड है जी। तो अगर हम अपना खान पान सही रखें, कसरत करें, रेगुलरली एक्सरसाइज करें जी। कम से कम 5 बार हफ्ते में आधे घंटे के लिए वॉक करें, तो शर्तिया ये बीमारी कम होगी। और यही बेस्ट सुझाव है इस बीमारी से दूर रहने का। जी। तो मैम आप ये बताइए कि यहाँ पे जो इनफर्टिलिटी का आप बोल रहे हैं, तो मेन रीजन उनका क्या बता रहे हैं आप कि क्या लग रहा है इनफर्टिलिटी के लिए? क्योंकि बहुत सारे मरीज मेंटल स्ट्रेस भी ले रहे हैं इस वजह से। तो इनफर्टिलिटी के रिलेटेड आपको क्या लगा और क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? देखिए, इनफर्टिलिटी में मैं कहूंगी बांझपन होने के लिए महिला के ऊपर सारा हम दोष नहीं रखेंगे। हमें उनके पुरुष, उनके हस्बैंड्स को भी जांचना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने महिलाओं को देखा तो मैंने पाया उनमें से कोई 40 में से 2 या 3 महिलाएं थी जिनके पुरुष का इन्वेस्टिगेशन हुआ था। और अगर उनके लिए जांच, उनके वीर्य या सीमेन एनालिसिस के लिए अगर हम बात करते थे तो पता लगता है वो तो अभी 12 महीने बाद या अगले साल आएंगे। तो वो मैं नहीं कह सकती क्योंकि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था इन 2-3 दिन में। पर जो पीसीओडी है वो भी एक कारण है इनफर्टिलिटी का यहाँ पर। बाकी यही है कि इन कपल्स ने रेगुलरली ट्राई नहीं किया है। तो इनको इनफर्टिलिटी ना कह के मुझे लगेगा, इनको हम ये कहें कि इनको अगर मौका दिया जाए, ये दाम्पत्य दोनों साथ रहें, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये 6 महीने भी लगातार साथ रहेंगे तो प्रेगनेंसी होने के चांस बेटर रहेंगे। तो ये एक कहना चाहिए आइट्रोजेनिक सेल्फ बनी हुई इनफर्टिलिटी है। क्योंकि जब दाम्पत्य एक साथ नहीं रहेंगे तो इनफर्टिलिटी का डायग्नोसिस देना भी हमें बड़ा सोच समझ के देना चाहिए। क्योंकि हमारी परिभाषा में एक दाम्पत्य को 12 महीने एक साथ रहना चाहिए, जो कि यहाँ की महिलाओं को सुविधा नहीं है इतनी वो। तो मैम यहाँ पे आपने सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के केसेस भी देखे होंगे, तो उनका क्या कारण रहा है? कुछ मुझे यहाँ एक चीज और दिखी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के साथ साथ बहुत सारी महिलाओं को बार बार प्रेगनेंसी का नुकसान, जिसको हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं, वो भी मैंने काफी महिलाओं में देखा, जिसका जांच करने पे हमें कोई खास कारण नहीं मिला। जी। तो मुझे लगता है कुछ चीजें ऐसी है जो रिसर्च का शोध के लिए बहुत अच्छा मटेरियल है। जैसे कि मैंने प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के लिए यहाँ पर शोध करनी चाहिए। जो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है उस पर भी शोध करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लद्दाख की महिलाएं, और हो सकता है ये भी अल्टीट्यूड से रिलेटेड हो, क्योंकि वो अपने माँ के गर्भ में ही कुछ चेंजेस हों जो कि फर्दर एग्रीगेट होते हो। क्योंकि हम जो जांचें करते हैं उनके करते हैं जो हमने जनरल पॉपुलेशन में किए हैं। जी जी बिल्कुल। और जनरल पॉपुलेशन वो है जो कि जिसमें लद्दाख रिप्रेजेंट नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक विषय है शोध करने का, जिससे हम जाने कि क्या ये कारण है कि उनको बार बार प्रेगनेंसी का नुकसान। जैसे देखा मैंने 8वें 7वें महीने में अनएक्सप्लेन स्टिल बर्थ, यानी कि पेट में माँ के गर्भ का खत्म हो जाना, उनकी मृत्यु हो जाना, जिसको हम स्टिल बर्थ कहते हैं, वो भी, और उसका कोई कारण नहीं निकलता, जिसके लिए आप ब्लड टेस्ट जो करते हैं प्रेगनेंसी का जब खराब हो जाती है, उसके बाद जो हमारी रूटीन टेस्ट जो हम करते हैं ऐसे केसेस में, ऐसे स्थिति में, वो सारे नेगेटिव निकल रहे हैं। तो इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा कि क्यों यहाँ पर और महिलाओं के कंपैरिजन में स्टिल बर्थ ज्यादा क्यों हो रहा है। जी जी। जो प्रेगनेंसी लॉस जिसको आप कह रहे हैं, तो ये ज्यादातर हम पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हमने ज्यादातर देखा है, तो उसका क्या कारण है मैम? उसके बारे में आपने क्या जो हमें यहाँ पर प्रेगनेंसी लॉसेस ज्यादा पाए गए, मेरे को ये भी कहना पड़ेगा कि हम पूर्णतः जांच नहीं कर पाए हैं। बहुत सारी महिलाएं जिनको जब हम कहते हैं कि हम 5 टेस्ट करते तो उसमें एक टेस्ट उस गर्भ का या उस भ्रूण का कैरियोटाइप भी है, तो ये सुविधाएं हमारे पास यहाँ पर नहीं मिल पाती। बाकी जो ब्लड टेस्ट कराते हैं
वो तब करते हैं जब का नुकसान के बाद। तो हो सकता है क्योंकि जो अर्ली प्रेगनेंसी लॉस होते हैं हमारी समझ से वो जनरली जेनेटिक होते हैं जी। तो ये जेनेटिक कॉजेज भी हो सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक विषय हो सकता है हमें जांच करने का या हमें शोध करने का, जिससे हम देखें कि लद्दाखी महिलाओं को ये समस्या बार बार क्यों हो रही है, जिसमें चाहे वो अर्ली प्रेगनेंसी में नुकसान हो या लेट इन प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी का नुकसान वो ज्यादा क्यों है और महिलाओं के कंपैरिजन में। तो जैसे कि आपने बताया कि यहाँ के जो महिलाएं हैं उनमें एंडोमेट्रियोसिस केसेस ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो एंडोमेट्रियोसिस होने का क्या कारण हो रहा है मैम? देखिए, एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी समस्या है जिसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसके बहुत सारे कारण हैं, और सबसे बड़ी चीज है जितनी भी साइंस और रिसर्च हुई है उसमें ये जाना गया है कि हमने बहुत सारी शोध किए पर कोई एक नतीजे पे नहीं पहुंचते। पर एंडोमेट्रियोसिस एक कारण बनता है महिलाओं को अपने पीरियड्स के या मासिक के दौरान बहुत दर्द होने का, जो कि महिलाओं को ये जिससे वो तंग होती हैं, और साथ साथ काफी महिलाएं जिनके इनफर्टिलिटी है उनको भी एंडोमेट्रियोसिस यहाँ पर था। मैं नहीं कह सकती, जो जांच आजकल आ रही है उसमें कहा गया कि एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं, पर लद्दाख तो ऐसी जगह है जहाँ की एयर क्वालिटी कितनी साफ है, तो हम नहीं कह सकते कि खाली एयर क्वालिटी या एनवायरमेंट पोल्यूशन ही इसका कारण हो सकते हैं। हो सकता है लद्दाख की महिलाओं के कुछ और कारण हो, जिसमें जेनेटिक फैक्टर्स, जिससे मैं कह सकती हूँ हो सकता है कि उनकी टेंडेंसी हो बनने की, क्योंकि इससे साफ वातावरण तो मुझे लगता है देश में कहीं मिलेगी नहीं जहाँ की एयर क्वालिटी इतनी अच्छी हो, इतनी स्वस्थ हवा है और इतनी बिल्कुल नीले आसमान में अगर कोई रहे। पर ये मैंने जाना कि हाँ में महिलाओं को एंडोमेट्रियोसिस है। तो मैम आप जैसे डिस्मेनोरिया भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, पीरियड्स में दर्द हो के बहुत सारी यंग लड़कियां आती हैं, तो उनके लिए हमें क्या मैसेज देना चाहिए कि क्या रीजन है उनको ये डिस्मेनोरिया क्यों इतना हमें ज्यादा ये है कि ये कहना चाहिए कि चुपचाप दर्द सहे नहीं और अपने डॉक्टर के पास जाएं। कुछ महिलाओं को एक एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड एक परेशानी थी जिसको हम एडिनोमायोसिस कहते हैं जी। जो एंडोमेट्रियोसिस अंडेदानी ओवरीज में होता है, वही चीज जब बच्चेदानी के अंदर आती है तो वो भी एक समस्या मुझे लगी यहाँ पर है, और जिसको हम जांच सकते हैं। तो मेरे को यही कहना पड़ेगा महिलाओं की, अगर आपको पीरियड्स में या मासिक में दर्द है और अगर आप उसको उस दर्द को सहन नहीं कर सकती तो आप चुपचाप नहीं सहिए, अपनी परेशानी को लेके डॉक्टर के पास आइए और डॉक्टर से सलाह करके ही अल्ट्रासाउंड कराइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जब वो खुद अपने आप अल्ट्रासाउंड कराने जाती हैं, वो अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर्स बहुत सारी चीजें नहीं देखेंगे जो आपको एक डॉक्टर बताएगा कि ये चीजें उस अल्ट्रासाउंड में जरूरी हैं। तो इसमें मेरा सुझाव है कि अपने डॉक्टर से अवश्य मिले और उनकी गाइडेंस में और उनकी राय से ही आगे स्कैन कराएं। जी। तो आप मैम जनता को आपकी तरफ से क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि गायनी के रिलेटेड क्या क्या इनको प्रिकॉशंस लेने चाहिए? खास तौर पे आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में थोड़ा बता दीजिए विस्तार से। कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेज में मुझे लगा कि यहाँ पर महिलाएं बहुत ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेज में बिलीव नहीं करती हैं। मुझे लगा कि कम महिलाएं हैं जो IUCD या कॉपर टी यूज कर रही हैं। दूसरा चीज मुझे लगा कि यहाँ पर मेल कॉन्ट्रासेप्शन भी कम है, बहुत कम है। कॉन्डोम यूज बहुत, एटलीस्ट क्योंकि आउटपेशेंट में मैंने देखा बहुत महिलाओं को वजाइनल डिस्चार्ज के साथ बहुत महिलाएं। जी। तो इसमें मैं बताना चाहूंगी कि कॉन्डोम यूज एक ऐसा तरीका है जिससे कि वजाइना से डिस्चार्ज जो महिला को बार बार है वो कम हो सकता है। तो अगर उनके हस्बैंड उनके साथ कोऑपरेट करें तो कॉन्डोम यूज कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह तो फंक्शन करेगा ही करेगा, उसके साथ उस लेडी को बार बार इन्फेक्शन होने से भी बचाव करेगा, तो उसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। जी। तो ये मुझे PID जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हम देख रहे थे, और PID यहाँ काफी कॉमन है, बहुत कॉमन है, तो वो बच सकती हैं उससे। जी मैम। तो आजकल उस पर हम काम भी कर रहे हैं, वजाइनल फाउल स्मेलिंग डिस्चार्जेस, इस तरह NCD में एक प्रोग्राम चल रहा है हमारा जिसमें हम VIA करके सर्वाइकल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो उसमें भी हम PID पेशेंट्स को पहले ही ब्लॉक लेवल पे ही हम स्क्रीन करके निकाल रहे हैं।
तो मैम आपका हमारे स्टूडियो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। मैं आशा करती हूँ हमारी जनता ने भी मैम का आने का, मैम की जो मैसेजेस है उसका लाभ उठाए और भविष्य में आप लोग इनका खास पालन करें। इसी के साथ आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद। जुले। नमस्कार।